नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस। सीएम शिवराज ने भगवा टोपी पहनकर बीजेपी कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया, प्रभात फेरी भी निकाली। बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कुशाभाऊ ठाकरे और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बीजेपी कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया। सीएम ने हवा में भगवामय गुब्बारे भी छोड़े। कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हनुमान जयंती को विशेष तौर पर मनाया जाएगा, जिसका विरोध किया किया जाए। और पश्चिम बंगाल में बीएसपी 1000 रैलियां निकालेंगे रामनवमी में, यहाँ भी आपको देखिए, आज हमारा स्थापना दिवस है। हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अंतर विरोधों से जूझ रही है। ना दिशा है, ना गति है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। कई बार वो नकल करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके अंदर से ही विरोध के स्वर उठते हैं। कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है और इसलिए अलग ढपली और अलग राग उनके निकल रहे हैं। लेकिन मैं तो आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं ऊपर। और आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उस भारत का निर्माण किया। कश्मीर से धारा 370 हटी, 3 तलाक का काला कानून समाप्त हुआ, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन उससे भी बड़ी घटना समाज के हर वर्ग के लिए, जिसमें सबसे ऊपर गरीब था। आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी, किसानों की पार्टी, महिला के सशक्तिकरण का काम माता बहनों और बेटियों के कर रही है, नौजवानों को नई दिशा दे रही है। पूरा देश आज ऊर्जा से भरा हुआ है और भारत आज दुनिया में एक ऐसी ताकत है कि जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। आज हम गर्व से भर जाते हैं तब जब कभी महाशक्तियां कहलाने वाले राष्ट्र भी भारत की तरफ देखते हैं कि भारत हमारे साथ आए। मोदी जी भारत के लिए भगवान के वरदान जैसे हैं और आज जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी लगातार शानदार सफलता प्राप्त कर रही है। अभी 4 राज्यों की शानदार सफलता ने एक नया इतिहास रचा है और हमारे कार्यकर्ता केवल सत्ता के लिए नहीं, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन अभियान चला कोविड के काल में, और कोविड से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न केवल वैक्सीनेशन का अभियान चलाया, बल्कि कोविड से पीड़ित भाई और बहनों की अद्भुत सेवा का एक नया इतिहास रचा, तो भारतीय राजनीति में दुर्लभ दिखाई देता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में नित्य नए रचनात्मक काम कर रहे हैं और अभी भी सामाजिक न्याय के लिए आज से अभियान हमारा प्रारंभ हो रहा है। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा, केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम और रचनात्मक कामों में भी लगा है। एक नहीं अनेकों रचनात्मक काम भारतीय जनता पार्टी ने रचनात्मक राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की है। मैं इस अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प यही है कि एक तरफ हम सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो की सेवा का व्रत लेके
जनता की सेवा करते रहें, सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ें, लेकिन सामाजिक सरोकारों से रिश्ता रखते हुए कोई। बैराग नंदगिरी मिर्ची बाबा पूर्व राज्य मंत्री ने पत्रकार संतोष योगी के स्वास्थ्य हालचाल की जानकारी लेने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल में 25 मार्च को एक दिन में 5 पत्रकारों के साथ इस प्रकार दुर्घटना होने या दुर्घटना है या कोई साजिश है। प्रदेश टाइम से संजय वर्मा, सांध्य प्रकाश से विष्णु ढोकले, राजधानी समाचार से श्रीमती आरती ठाकुर, सरोजवाड़ी से पाठक और हेडलाइन 24 के संपादक संतोष योगी, 5 पत्रकारों की दुर्घटना एक ही दिन में होना, मुझे तो संदेह लग रही है कि सरकार पत्रकारों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। मीडिया असुरक्षित महसूस कर रहा है, लगातार संतों पर भी हमले हो रहे हैं, सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मिर्ची बाबा जमकर बरसे शिवराज सरकार पर और कहा कि सरकार सत्ता के लोभ में अंधी हो गई है। पत्रकारों के साथ लगातार एक दिन में 5 एक्सीडेंट हो रहा, दुर्घटना होना है, क्या देखेंगे आप, किस तरह से आप देखिए आज का जो स्तर है, पत्रकारों के साथ में जो घटना हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर की साजिश है। और साजिश इसलिए है कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के होते हुए पत्रकारों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। शिवराज सिंह चौहान ना गाय को घास दे पा रहे हैं, ना पत्रकारों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना महिलाओं की सुरक्षा कर पा रहे हैं। ये सरकार नाकाम है, निकम्मी है और इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं। आज हमीदिया अस्पताल में संतोष जी को आपने देखने आए हैं, कैसा लगा आपको देख के और उनको क्या आपने ईश्वर से किस तरह से उनको देखिए, हमने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो। और दूसरी बात, प्रार्थना के साथ में हमने ये भी कहा है दवा और दुआ दोनों काम करती हैं, लेकिन इनके बाद भी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाले 5-5 पत्रकारों का एक दिन में एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ नहीं जाते हैं, तो यहाँ लगता है कि जरूरी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। इसकी लड़ाई आप निरंतर लड़ते रहेंगे? ऐसा लड़ाई लड़ूंगा। पत्रकार हमारे देश का एक चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ होने के नाते मैं तो शिवराज सिंह को भी कहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान को गहन चिंतन करके पत्रकारों को भी सुरक्षा मुहैया कराना। राजधानी में आज भोपाल के मानस भवन में आरआईएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेरेमनी वार्षिक उत्सव का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। आरआईएल के मेंटर और डायरेक्टर विकास तिवारी ने बताया कि आज इसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों से युवाओं ने भाग लिया और कई युवाओं का सम्मान भी किया गया। इसके साथ ही हमारी कंपनी युवाओं को रोजगार देने में निरंतर प्रयासरत है। डायरेक्टर विकास तिवारी ने बताया कि हमारी कंपनी मेहनत करने वालों लोगों को उनके मेहनत का फल देती है, उनके परिवार और घर को चलाती है। साथ में हमारी कंपनी काम करने वाले लोगों का मन बढ़ाती है। लोग लाखों का सपना लेकर आते हैं, वह पूरा करना हमारा और हमारी कंपनी का दायित्व है। मेरा नाम विकास तिवारी है। आज रेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो सेरेमनी रखा गया है मानस भवन भोपाल में, क्या विषय रहा? जी, ये एनुअल सेरेमनी है और हम युवाओं के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं का हौसला बढ़ाना, उनका हौसला अफजाई करना। आज के टाइम पे बेरोजगारी की समस्या झेल रहे सभी युवाओं के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा मैसेज दिया है कि आप छोटे उद्यमी बनने का प्रयास करिए। आप बड़ा बनना चाहते हो तो आपको शुरुआत छोटी करनी पड़ेगी। उन्हीं का हौसला बढ़ाने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है और इस कार्यक्रम में बहुत सारे मेहनत करने वाले युवाओं को प्रमोट किया गया, उनका हौसला बढ़ाया गया, उनके परिवार के साथ उनका सेलिब्रेशन किया गया। विकास जी, जैसे कि देखा गया है कि सरकार रोजगार की बात करती है, रोजगार अभी भी नहीं मिल पा रहा युवाओं को। युवाओं के लिए एक मसीहा बन के आप आए भोपाल शहर के लिए, तो सर किस तरह से आप इनको युवाओं को आकर्षित करते हैं और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराते हैं? मैं ये तो नहीं कहता कि मैं मसीहा हूँ, बट हाँ, समाज सेवा में थोड़ी सी एक छोटी सी भूमिका मेरी है और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ क्योंकि मैं उन परिस्थितियों से गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन भी रही है, मैंने पढ़ाई लिखाई भी करी हुई है और उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल किया है मैंने। मैं कोशिश ये करता हूँ कि युवाओं को वो मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करूँ। जिन समस्याओं से मैं गुजरा हूँ उन समस्याओं से लोगों को ना गुजरना पड़े। और मैं सिर्फ सबसे बड़ा मैसेज जो युवाओं को देता हूँ वो ये देता हूँ कि किसी पर डिपेंड होने से बेहतर है आप एक छोटी सी शुरुआत करिए और छोटी सी शुरुआत करके आप बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। कितने पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे आपके और कहाँ से? आज मैक्सिमम युवाओं की संख्या जो थी 800 प्लस थी और बहुत सारे भोपाल से थे, भोपाल के आसपास पूरे मध्य प्रदेश से थे और मध्य प्रदेश से बाहर के भी कुछ युवा हमारे साथ थे और पूरी उम्मीद है उन युवाओं से मुझे। सम्मान समारोह के लिए आपने कार्यक्रम रखा, किस प्रकार का सम्मान युवाओं को?
बिल्कुल युवाओं का सम्मान, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए हमेशा ये बड़ों का फ़र्ज बनता है। आज उनके परिवार के सामने, उनके माता पिता के सामने, उनके परिजनों के सामने उनका सम्मान किया गया, उनका बिल्कुल बेशक उनका हौसला बढ़ा है और भविष्य में वो और एनर्जी के साथ और मेहनत करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ वो अच्छा प्रयास करेंगे, जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। आज हिंदू नववर्ष, ये क्या संदेश है आपका अनुभव? आज हिंदू नववर्ष है, सभी देश एवं प्रदेशवासियों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे हमारे कम्युनिटी को शुभकामनाएं, पूरी टीम को शुभकामनाएं। और यही है कि युवा देश की जिम्मेदारी है, देश की पूरी जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पे है। तो युवा सही मार्ग पर चले, सही प्रयास करें और अच्छा करने का प्रयास करें। विकास जी, अधिकतर युवा मार्केटिंग से डरते हैं, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? नई युवा पीढ़ी है और मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं युवा, तो किस तरह से उन्हें संदेश देना चाहेंगे? मैं एक इंजीनियर बंदा हूँ और रही बात मार्केटिंग से, तो मार्केटिंग शब्द क्या होता है कि डर बनाया जाता है, डर होता नहीं है। जैसे हम बचपन में छोटे बच्चे होते थे तो अगर हम रोते थे तो हमें डरा के सुला दिया जाता था कि भूत, और जबकि शायद आज तक मैंने भूत देखा नहीं है ना। तो ये कुछ हवाएं हैं जो दिखती नहीं है, बट लोग उसको क्या कर देते हैं, लोगों के दिमाग में बैठा देते हैं, उसका डर बैठा देते हैं। ये वही चीज़ है। बाकी आप जिस क्षेत्र में प्रयास करोगे, आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो, जो भी आप काम करना चाहते हो, इंसान को काम करना, इंसान का कर्म ही धर्म है। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी काम अच्छे से करते हो तो चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे जो भी हो। और रही बात ये, तो आज के टाइम में मार्केटिंग है क्या नहीं। आज राजनेता बड़े बड़े बने हैं, आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बने हैं, तो आज उनकी मार्केटिंग ना हुई होती तो शायद ना जानता देश की हमारे नरेंद्र मोदी जी कौन है। तो आगे युवाओं के लिए क्या विकास जी आप लेके आ रहे हैं? युवाओं के लिए आगे मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि अच्छा मैसेज दूं, मैं अच्छा प्रयास करूं, ताकि वो अपने परिवार, समाज और देश के लिए अच्छा कोशिश करते रहें। और हमेशा उनके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं, दिन रात में खड़ा रहता हूं और मेहनत करूंगा उनके साथ मिलके, देश, प्रदेश एवं जिले को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता हूं। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं विकास तिवारी और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज युवा मोर्चा से जिलाध्यक्ष भी हूँ और बस समाज सेवा में छोटी सी भूमिका रहती है। नया गांव रामपुर में रहने वाली एलिजाबेथ राव ने एसपी से गुहार लगाते हुए बताया कि उनका मकान नया गांव रामपुर में ही है। वहीं अपने पति के इलाज के लिए अपने पति को मुंबई लेकर गई थी। घर देखरेख के लिए परिचित प्रताप सिंह राजपूत को वहां कहकर गई हुई थी। वहीं इलाज में लंबी अवधि लग गई, जो इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। जब वापस आई तो देखा कि कोई अन्य महिला भी उसमें रह रही थी। जब प्रताप सिंह से पूछा गया कि उक्त महिला कौन है, तो उसने बताया कि वह पूनम प्रसाद है, जो किराए से रह रही है। वह जब मकान खाली करने को कहा गया तो पता चला कि प्रताप सिंह ने पूनम प्रसाद को उक्त मकान में षड्यंत्र पूर्वक बेच दिया था। दोनों ने मिली जानकारी भगत करते हुए मकान में कब्जा कर लिया। हाँ, आई हुई है। सर, हम लोग एसपी ऑफिस में आए हैं। क्या आपकी समस्या क्या है? सर, मेरी समस्या ये है कि पूनम प्रसाद जो है रामपुर में रहती है, उसने, वो और राजपूत दोनों ने मिलकर मेरे घर को कब्जे किया हुआ है। राजपूत का क्या नाम है पूरा? प्रताप सिंह राजपूत। प्रताप सिंह राजपूत। जी हाँ। कब कब्जा किया था? सर, ये तो हम 2004 में मेरे पति को बहुत सीवियर अटैक आया था, तो हम उनको बॉम्बे लेके गए थे इलाज के लिए। जब 2008 में आए तो उधर पूनम प्रसाद, इन्होंने, राजपूत ने बोला कि ये किराए पे है, तो हमने उनसे बोला कि आप ये मकान हमें खाली करवा के दे दीजिए। और 2004 से आज तक पूरा किराया वही लेते रहे, हमको मालूम नहीं था है। और इन्होंने क्या करा, पूरा किराया भी लिए, सब कुछ लिया और हम लोग को डार्क में रखा कि हमने आपके मकान किराए में, बिना पूछे इन्होंने पूनम प्रसाद को हमारे घर में रखा। और हमारे घर में हमारा सामान भी था, उसका कुछ अता पता नहीं है। और तो आपने पुलिस कंप्लेन कराई थी उस समय? सर, हम हम रामपुर पुलिस स्टेशन गए, गोरखपुर पुलिस स्टेशन गए, लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले खुद हमें कहते आपने तो मकान बेच दिया। अगर मकान हमने बेचा होता तो उसकी कुछ रजिस्ट्री, मेरे पति के हस्ताक्षर होते ना। अच्छा है, किसी भी चीज़ में मेरे पति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। मैंने गोडबोले मैडम के यहाँ पे गई, स्वाति गोडबोले जी के यहाँ, उनके पास गई, उन्होंने मेरी सुनी, उन्होंने उनकी पूरी कागजातों की जांच करवाई। जांच करने के बाद पूरा उसमें साफ मिश्रा जी थे जज, उन्होंने पूरे कागजातों की जांच की, उसकी पूरी रिपोर्ट भी मेरे पास है। उसमें हर जगह ये लिखा गया है कि ये जितने भी कागजात हैं ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है और ये मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं। तो मतलब आपके साथ 420 करके हड़पने की? जी हाँ, 420 प्रताप सिंह राजपूत और पूनम दोनों ने मिल के मेरे घर को कब्जा किया और 420 की।
तो अभी एसपी ऑफिस में आपने दिया है अपना आवेदन, तो क्या वहाँ पे मिला, आश्वासन क्या दिया है? उन्होंने ये कहा कि आप एसडीएम ऑफिस में जाइए और ये एप्लीकेशन वहाँ दीजिए और फिर उसके बाद जो कुछ भी निर्णय होता आप आइए, फिर हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम एलिजाबेथ राव। जिला गुना शहर में स्थित पत्रकार नाम से स्थित कॉलोनी के रहवासियों ने मंगलवार जन सुनवाई में गुना कलेक्टर के नाम आवेदन देते हुए बताया कि पत्रकार कॉलोनी में नाले की वजह को कॉलोनाइजर ने बेच दिया था। पत्रकार कॉलोनी निवासी राजेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि पत्रकारिता कॉलोनी में स्थित सरकारी नाले की जगह को बेच दिया गया है। अब कॉलोनी का गंदा पानी कहां से निकलेगा, जिसकी शिकायत तिवारी ने गुना कलेक्टर को लेकर तहसीलदार तक की। पटवारी भी मौका मुहाने पर पहुंचे। वहीं जब पत्रकार कॉलोनी के विषय में नूर हसन से बात की तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों की कॉलोनी नहीं, सिर्फ इसका नाम कमलकार पत्रकार कॉलोनी है। क्या नाम है आपका? नूरुल हसन नूर। सर, ये जानकारी मिल रही है यहाँ बार बार विवाद की स्थिति भी हुई है पत्रकारों के द्वारा कि ये जो कॉलोनी थी ये पत्रकारों के लिए कलमकार कॉलोनी के नाम से दी गई थी सरकार के द्वारा, जिस समय पे कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद में ये जानकारी मिल रही है कि जब अधिकतर पत्रकार है ही नहीं है इस कॉलोनी में। ये सहकारी समिति आम सदस्यों की समिति है, इससे पत्रकारों की भूमि का कोई संबंध नहीं है। वास्तव में ये भूमि प्राइवेट स्तर पर खरीदी गई थी। हम चंद सदस्यों ने मिलके और ये सारे सदस्य बना के उनको प्लाट आवंटित किए गए। नहीं थी अभी ये जो आप कलेक्टर से जन सुनवाई में देने आए थे आवेदन? मैं पत्रकार कॉलोनी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी है। मैं 12 साल से पत्रकार कॉलोनी में रह रहा हूँ। कलमकार सोसाइटी के नाम से हमारे नूर भाई ने वो कॉलोनी काटी थी। वो कॉलोनी में अवैध तरीके से जो नाला है, मैंने पत्रकार महोदय से निवेदन किया था। एक पत्रकार महोदय मेरे संग शर्मा जी गए भी थे, उन्होंने पूरा बोल लिया है। नाले का एक प्लाट 40 लाख रुपए में बेच दिया है, जिससे हम लोगों को गंदा पानी कहाँ से जाएगा। किसने बेचा है वो प्लाट? कॉलोनाइजर भाई के लड़का विश्वा बेचेगा या धर्मेंद्र सक्सेना बेचेगा, और कौन बेचेगा? तो जानकारी जहाँ तक मिली थी, वो जानकारी ये मिल रही थी कि नूर भाई से जब बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बताया था पत्रकारों की कॉलोनी नहीं है ये। वैसे ईमानदारी से तो हम लोगों को 1100 रुपये के सदस्य ईमानदारी से कलमकार सोसाइटी पत्रकार के नाम पर बनाए गए थे। बाद में नूर भाई को, उनकी सोसाइटी को जो भी बेईमानी समझ में आई, मेरे हिसाब से एक एक परिवार के व्यक्ति के नाम, अपनी फैमिली के नाम 12 प्लाट खरीद लिए। अब जमीन की कीमत बढ़ गई है तो वो कमीनपन पर आ गए। तो ये लगभग आपने जो अभी आरोप लगाया है और आप गुना कलेक्टेड में आवेदन देने आए थे? आरोप नहीं लगा रहा, मैं मौका दिखा रहा हूँ कि शासकीय जो नाला है, जहाँ अस्पताल विभाग का सीएमओ पहुँचने वाला है जिले का, उसके पास जो नाला बह रहा है, जो नाला निकल रहा था, वो 40 बाई 60 का प्लाट 40 लाख रुपए में बेच। आपने इसकी शिकायत नहीं करी आला अधिकारियों से? मैंने तहसीलदार से भी कर दी भैया, गुना कलेक्टर से भी कर दी, अब जो एडीएम और एसडीएम साहब बैठे थे इनसे भी कर दी। तो क्या रात भरी खबर मिली आपको कुछ आपके आवेदन के बाद में? अधिकारियों ने क्या कहा? महोदय ने अकेले एक पटवारी जरूर पहुँचाया था, वो पटवारी जरूर मेरे पास कब पहुँचाया था? आज पहुँचाया 11 साढ़े 11 बजे करीब। मैंने प्लाट बता दिया, इसके बावजूद अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, काम वहाँ जारी है। तो आने वाले समय में अपने विभाग की तरफ से, रजिस्ट्रार विभाग की तरफ से जो अवैध कॉलोनी है, जो अवैध कॉलोनी का काम करते हैं या एक प्लाट दो जगह बेच देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई देखने मिलेगी या ये भी मुद्दा रजिस्ट्रार विभाग नगरपालिका के ऊपर डालेगी? जबलपुर में मंगलवार एसपी ऑफिस जन सुनवाई में पहुंची यह घायल युवती संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के गंगा नगर इलाके में रहने वाली है, जिसके साथ क्षेत्र के बदमाश और उसके परिवार के द्वारा मारपीट की गई है। वह युवती ने पूरे मामले की शिकायत संजीवनी नगर थाना पुलिस को की, पर संजीवनी नगर थाना पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे परेशान होकर पीड़ित युवती अपने परिवार के साथ जबलपुर एसपी ऑफिस जन सुनवाई में पहुंची। वहीं पीड़ित युवती आशा कोष्टा ने बताया कि मकान को लेकर सावित्री चक्रवर्ती, सुरेंद्र चक्रवर्ती और अन्य लोगों के साथ उनके परिवार का विवाद चल रहा है, जिसको लेकर आए दिन सुरेंद्र चक्रवर्ती और उनके परिवार द्वारा उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि कल मेरा पेपर था, मैं कल कॉलेज जा रही थी। मीना चक्रवर्ती, सावित्री चक्रवर्ती, सुरेंद्र चक्रवर्ती, अमित चक्रवर्ती आए मेरे घर में। मीना चक्रवर्ती मेरे बाल पकड़ी, मेरे को घर से निकाल कर बाल घसीट कर मारा, रॉड मारा, पत्थर मारे, ईंटें मारे, लट्ठी मारी, लात घूंसे मारे मेरे को। और पीछे से सुरेंद्र चक्रवर्ती आया, मेरे को हमला कर दिया रॉड से पीछे सिर पर। कौन है ये लोग?
ये सर ये फेमस गुंडे हैं। कहाँ के? ये गंगानगर के किस चीज़ पर विवाद हुआ आपसे? ये मकान का विवाद चल रहा है। ये अवैध बना लिया था तो भवन का भी निर्माण हुआ है, अतिक्रमण से ध्वस्त कर दिया है। तो उसी कारण बदला ले रहे हैं। वो बोलते हैं तुम लोग का मर्डर कर दूंगा, तुम लोग को यहाँ नहीं रहने दूंगा। कितने लोग हैं हमला? कितने लोग हैं हमलाकारी के लिए आपके? करीब 100-150 लोग खड़े थे, लेकिन 5-6 लोगों ने मेरे को बहुत मारा है। कोई नहीं किया और बोलते और मारो, मैं इसकी वीडियो वायरल कर दूंगा। इसकी आपने थाने में जानकारी दी थी, लेकिन मैडम बोलती है सुरेंद्र चक्रवर्ती का तुम नाम मत लेना, नहीं तो तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि वो फेमस गुंडा है। तो आज कहाँ आप आए हो, क्या चाहते हैं? मैं अपना न्याय चाहती हूँ। कहाँ आए बात से? ये CSP ऑफिस आई हूँ, इनसे बात हुई है मेरी ये सर से, तो सर बोलती है CSP ऑफिस जाओ, वहाँ जाके बात करो। कहाँ चोटें आई? सिर पर आई है, हाथ पर आई है, पैर में आई है। आपके अलावा और किसी को भी मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मम्मी पापा को अंदर कर दिया था। उन लोगों ने मेरे को घसीट लिया था। अभिलाषा कोस्टा। जबलपुर के कुछ शातिर बदमाशों ने लाखों रुपए की ठगी, जिसका खुलासा किया है EOW के मुताबिक जालसाजों ने कार खरीदकर बैंक से पहले 16 लाख रुपए फाइनेंस कराए और फिर उस कार को बेच दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने फाइनेंस के पैसे बैंक में जमा न कराते हुए 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी करते हुए दूसरे बैंक के नाम में फर्जी NOC बनाकर RTO कार्यालय में जमा भी करवा दी, फिर कार को दूसरे के नाम से ट्रांसफ़र भी करवा दी। इसकी शिकायत मिलने पर EOW ने 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत एक FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज हुआ है EOW में। किस तरह की शिकायत थी, क्या मामला था और किन धाराओं के तहत कार्रवाई हुई? आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार में एक STR पंजीबद्ध हुई थी, जिसमें 3 आरोपी हैं, जयश्री अग्रवाल, अमित अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल उनके गारंटर हैं। उन्होंने टाटा हेक्सा कार खरीदी थी, जिसके एवज में विजया बैंक से लोन प्राप्त किया था एवं यह लोन NP घोषित हो गया, जिसके सत्यापन पर जबलपुर में इकाई जबलपुर में जब सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि इन्होंने ये जो गाड़ी है वो किसी और के नाम पे बिना सूचित किए बैंक को बेच दी, जिस पर ये सत्यापन में आया कि ये जो गाड़ी है वो उसके लिए नरसिंहपुर RTO में किसी एक HDFC बैंक का NOC लगा हुआ है, और जिस पे पता चला कि ये जो NOC वो फर्जी है, और जिस पे हमने 420, 467, 68 और 71 एवं 120B के तहत मुकदमा कायम कर इसमें विवेचना की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा नेताओं द्वारा अलग अलग कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि भाजपा जहां कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाकर अनादित होती है, लेकिन भाजपा स्थापना दिवस पर नेताओं के अलग अलग कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने से उनकी गुटबाजी जाहिर हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर उस भारतीय जनता पार्टी के मतभेद सामने आए हैं जो कांग्रेस में गुटबाजी के गंभीर आरोप लगाकर अपने आप को खुद आनंदित करती है। मैं प्रमाण सहित कहना चाहूँगा, 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने मुख्यमंत्री जी से अपने संबंधों में अबोला शब्द कह के संबोधित किया था, ट्वीट भी किया था उसको। आज सुबह स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा साहब ने बेरसिया में शिरकत किया। मुख्यमंत्री जी को मालूम पड़ा कि VD शर्मा जी बेरसिया जा रहे हैं, तो उनके OSD ने, जबकि उनका शेड्यूल नहीं था आज के कार्यक्रम में, 8:30 बजे फ़ोन करके मीडिया को सूचित किया कि 9 बजे मुख्यमंत्री जी बीजेपी दफ्तर में पहुंच रहे हैं स्थापना दिवस के कार्यक्रम में। उन्होंने बीजेपी दफ्तर में शिरकत की और इससे अनभिज्ञ माननीय गृह मंत्री जी अपने बंगले से कार्यक्रम को देख रहे थे। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि कौन व्यक्ति किसकी सूरत देखना नहीं चाहता है, कौन नेता किससे मिलना नहीं चाहता है, और स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में भी वो राजनीतिक दूरी बना रहे हैं।
इससे ज़्यादा शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होगी, और वो दोष हमारी गुटबाजी को देते हैं। वैश्विक महंगाई के दौर में तत्कालीन यूपीए सरकार, जिसके प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने तमाम कीमतों को, पेट्रो उत्पादकों सहित बुनियादी नागरिक सुविधाओं को स्थिर रखा था। भारतीय जनता पार्टी उस दौर में भी यूपीए सरकार को कोसती हुई महंगाई डायन खाए जात है कि गीत बजाती थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान विधानसभा से फोटो सेशन करवाते थे साइकिल पर घूमने का। आदरणीय स्मृति ईरानी जी टंकियों के साथ प्रदर्शन करती थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी महंगाई को लेकर यूपीए सरकार को कटघरे में डाले हुए थी, और आज शर्म आ रही है मुझे यह कहते हुए कि जो यूपीए सरकार के दौरान महंगाई डायन थी, आज वो महंगाई भाजपा की मौसी बनी हुई है। और वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, भाजपा के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं के पास पंचर जोड़ने के पैसे नहीं थे वो आज ऑडी में घूम रहे हैं, तो उनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा है गरीब के लिए, महंगाई मुद्दा है तांगे चलाने वाले के लिए, महंगाई मुद्दा है टैक्सी चलाने वाले के लिए, महंगाई मुद्दा है ठेला गाड़ी चलाने वाले के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पसीने से कोई संबंध नहीं है, अब वो परफ्यूम वाली पार्टी है, तो उनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।